नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 8वें पे कमीशन का एरियर समझाया गया है। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 5 तक का एरियर समझाया गया है और 8वां पे कमीशन में किस तरीके से लाखों रुपए का एरियर मिल सकता है। इवन एक अगर हम सिपाही की बात करें तो उस जो एरियर कैलकुलेशन है, रिपोर्ट है, उसमें 6 लाख रुपए तक का एरियर के बारे में समझाया गया है। जी हां, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि क्या है हकीकत, क्या इतना एरियर मिलना संभव है। चाहे सिपाही की बात करें, चाहे हवलदार की बात करें या किसी भी लेवल के कर्मचारी की बात करें, लेवल 1 हो, लेवल 5 हो, लेवल 10 हो, क्या इसी तरीके से एरियर मिलेगा, वो आगे जानेंगे दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट एक विश्वसनीय स्रोत से रिपोर्ट आई है। चलिए, इसके साथ ही साथ दोस्तों, 35 साल बाद एक पेंशनर को उनका नया डिस्चार्ज बुक मिल गया। उनका डिस्चार्ज बुक बिल्कुल पुराना हो गया था, डैमेज हो गया था, जिसको उन्होंने अब नया डिस्चार्ज बुक हासिल कर लिया है। क्या है प्रोसेस, वो जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स के पास उनका नया डिस्चार्ज बुक नहीं है। उनका पुराना डिस्चार्ज बुक बिल्कुल टीयर एंड डियर कंडीशन में, यानी कि बिल्कुल फटा पुराना है, बिल्कुल धुंधला हो चुका है। तो ऐसे में आगे आपने किस तरीके से अपना नया डिस्चार्ज बुक बनवाना है, वो भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ आरटी रिकॉर्ड द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, जिसके बारे में आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीएओआर का एक दोहरा रवैया का पर्दाफाश करेंगे। क्यों दोहरी नीति अपनाई जाती है पेंशनर्स के साथ, उसके बारे में भी आगे सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहली बात, वाह गजब है, 35 साल बाद रिकॉर्ड ऑफिस से न्यू डिस्चार्ज बुक बन के आ गया है। जी हां दोस्तों, अमूमन ये देखा है, जितने भी पुराने पेंशनर्स है, बहुत पुराने जो रिटायरी है, उनके पास डिस्चार्ज बुक तो है, लेकिन डिस्चार्ज बुक बिल्कुल टीयर एंड डियर कंडीशन में, यानी कि फटा है, पुराना है, लिखा हुआ बिल्कुल धुंधला हो चुका है, कहीं लिखा ही नहीं है, ब्लैंक है, खाली है। तो ऐसे भी हो चुके हैं, किसी में पन्ने पूरे नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर अपना नया डिस्चार्ज बुक मंगाना चाहें तो किस तरीके से आपको किसको अप्रोच करना है। दोस्तों, डिस्चार्ज बुक बना करके आपको प्रोवाइड कराने का काम रिकॉर्ड ऑफिस का होता है। तो आपने नॉर्मली लेटर लिख करके अपना डिस्चार्ज बुक का कॉपी को लगाकर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से भिजवाना है। ऐसे ही एक पेंशनर थे जो मेरे संपर्क में थे, उन्होंने ये कार्रवाई की और उनको नया डिस्चार्ज बुक मिल चुका है। उन्होंने जो लेटर में लिख के भेजा था, बिल्कुल सिंपल अंग्रेजी लिख के भेजा था, उसका नमूना चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों, पेंशनर ने अपना डिस्चार्ज बुक मंगवाने के लिए जो अंग्रेजी लिख के भेजा था, उसका नमूना आप सामने देख पा रहे हैं। उन्होंने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच किया, आर्टिलरी रिकॉर्ड को, और ये एप्लीकेशन भेजा गया था थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, यानी कि ये डीपीडीओ से उन्होंने एप्लीकेशन बनवाया था, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस के थ्रू से इसको भिजवाया था। और ये देखिए, बहुत पुराने ये रिटायरी थे, 1974 के भर्ती, 1991 के वो रिटायरी थे। और उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि मेरा डिस्चार्ज बुक जो है वो डैमेज हो चुका है। देखिए, रिसेंटली माय डिस्चार्ज बुक हैज बीन डैमेज्ड एंड एंट्रीज आर इनकम्प्लीट, हेंस आई हम्बली रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस दैट यू मे प्लीज बी इशूड अ सब्स्टिट्यूट डिस्चार्ज बुक सो दैट आई शैल अप्लाई फॉर फर्दर बेनिफिट्स थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस। यानी कि मुझे कई सारे वेलफेयर स्कीम वगैरह में अप्लाई करने के लिए डिस्चार्ज बुक की जरूरत होती है, जो डैमेज होने की वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके का दलील देकर के उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के भी कॉपी लगाया, जैसे फोटोकॉपी ऑफ माय पीपीओ एंड ओल्ड डिस्चार्ज बुक इन ओरिजिनल एंड पार्ट टू ऑर्डर कॉपीज। देखिए, उन्होंने क्या भेजा था, पीपीओ का फोटोकॉपी भेजा था और डिस्चार्ज बुक का ओरिजिनल कॉपी, जो पुराना डिस्चार्ज बुक है उसका ओरिजिनल कॉपी भेजा था, और साथ में जो भी पार्ट टू ऑर्डर उनके साथ अवेलेबल थे उनके कॉपी लगा दिए थे। आपने पार्ट टू ऑर्डर का कॉपी लगाना ही है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पीपीओ का कॉपी और ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक जरूर अटैच करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ एंड वाइफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, दोनों का, आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी भी भेजा था। और साथ ही साथ माई फोटोग्राफ सिंगल एंड जॉइंट फोटोग्राफ विथ स्पाउस, यानी कि खुद का सिंगल फोटोग्राफ और वाइफ के साथ भी एक जॉइंट फोटोग्राफ। और अगर आपके पास हो तो डिस्चार्ज बुक में जिन भी मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का नाम है, पूरों का भी एक अगर फोटोग्राफ, आप ग्रुप फोटोग्राफ भी भेजना चाहें तो वो भेजें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कंसर्न पेज है वहां उस फोटो को भी चिपकाया जाता है। तो चलिए, इस तरीके से आपने लिख करके भेजना है। और याद रखना दोस्तों कि आपने ये जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से ही भेजना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल भेज रहे हैं आप, तो ऐसे में उनका अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपका केस ये है कि आपका डिस्चार्ज बुक गुम है, तो
डिस्चार्ज बुक के जगह पर आपको पुलिस रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये तो उन्होंने पुराना डिस्चार्ज बुक को भेज करके फिर नया मंगवाया। अब किसी किसी केस में डिस्चार्ज बुक गुम हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको पुलिस रिपोर्ट भी साथ में लगाना जरूरी है। तो पेंशनर को जो अभी डिस्चार्ज बुक आया, उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है, उसको भी सुन लीजिए। मैं 1991 में आर्टिलरी से नाइक सुबेदार रैंक में रिटायर हुआ था। अभी इतना साल होने के बाद जो है मेरा डिस्चार्ज बुक जो है वो लेटेस्ट जो इंक में लिखा वो सब फेड हुआ। उसी तरह जो पेपर्स भी वो पुराना होने के बाद ऐसे खराब हुआ। तो मैंने क्या करूँ सोचा, उसी समय मैं सैनिक पाठशाला का जो मेंबर है हर एक वीडियो में देखता हूँ। उस समय मैंने सैनिक पाठशाला में मैंने सर से बात किया और सर ने मेरे को गाइड किया क्या क्या करना है। उसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है वो उस सर ने जो बोला उस डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने डीपीडीओ में गया। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को मेरा रिकॉर्ड ऑफिस में फॉरवर्ड किया। रिकॉर्ड ऑफिस से मेरे को 1.5 महीने के अंदर नया डिस्चार्ज बुक मिल गया। उन्होंने मेरे को गाइडलाइन किया, मोटिवेशन दिया, ये काम करना, सब जो डिटेल में मेरे को बता कर दिया। उसी तरह मैंने कार्रवाई किया, इसलिए मेरे को नया डिस्चार्ज बुक भी मिल गया। उसी तरह 2-3 महीने पहले मेरा डॉटर का नेम भी चेंज होकर मिल गया। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला से वेरी वेरी थैंक्स बोलता हूँ। जो साहब का जो वीडियो है मैं हमेशा देखता है, मैं उसमें सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपका भी अगर डिस्चार्ज बुक इसी तरीके से पुराना हो गया, फट चुका है, तो नया मंगवा सकते हैं, या गुम भी हो गया तो पुलिस रिपोर्ट भी साथ में लगा करके आप नया मंगवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से ही लेटर के जरिए डॉक्यूमेंट भिजवाएं ताकि उसका अकाउंटेबिलिटी रह सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 3% पेंशन बढ़ोतरी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस का काबिले तारीफ कदम, पीएओआर को भुगतान का निर्देश दिया। जी हां दोस्तों हमने देखा है कि प्री मेच्योर रिटायरीज को, मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायरीज हैं उनको जो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए मना किया जाता है। लेकिन ऐसे में रिकॉर्ड ऑफिस ने एक काबिले तारीफ कदम उठाया है। आरटी रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने लेटर लिखा है पीओआर को और नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का, इनवैलिड आउट यानी कि मेडिकल ग्राउंड में जो आउट हुए हैं उनके केस में नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का आदेश सुनाया है। चलिए जो लेटर जारी किया गया, जो निर्देश दिया गया है पीओआर को, उसको देखते हैं। दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने को लेकर आरटी रिकॉर्ड ने पीओआर को जो ये लेटर भेजा है, ये निर्देश दिया है, ये एक अहम निर्देश है। आप देख पा रहे हैं ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट, जहां पर पेंशनर थे नायक रतीश पीटी रिटायर्ड, उनका जो है सीपी ग्राम्स ग्रीवेंस का हवाला देते हुए ये लेटर भेजा गया पीओआर को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। इट इज इंटीमेटेड दैट ऑन स्क्रूटिनी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स एविड एक्स सर्विसमैन इट इज फाउंड दैट द इंडिविजुअल वाज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन 10 जनवरी 2002 एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 years 5 months and 21 days सर्विस डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2018। इनवैलिड आउट केस थे, यानी कि मेडिकल ग्राउंड में रिटायर हुए ये पेंशनर थे जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल 5 महीना 21 दिन था। अब आगे लिखा गया है एज पर सर्विस डिटेल्स द एविड एनसीओ इज क्वालिफाइड द सेड स्कीम, यानी कि चेक करने के बाद ये पाया हमने कि ये जो एनसीओ हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट के लिए वो क्वालिफाइड हैं। You are requested to verify pay details in respect of the avid ex-serviceman and grant him notional increment accordingly। यानी कि आप चेक करें, छानबीन करें, उनका पे डिटेल्स चेक करें और उनको नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करें। ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को लिखा है। यानी कि इनवैलिड आउट केस में भी, मेडिकल ग्राउंड में जो रिटायर हुए हैं उनके केस में भी जो है नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के लिए निर्देश दिया गया है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीओआर को, जो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ काम रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा किया गया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई 8 सीपीसी में 20 महीने का एरियर का आया हिसाब किताब। जी हाँ, एक रिपोर्ट सामने आई है और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में किस तरीके से निकाला गया है एरियर वगैरह वो आगे मैं समझाऊंगा, आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन जो एरियर का आंकड़ा निकाला गया है दोस्तों वो काफी हेवी अमाउंट में निकाला गया है। किस तरीके से निकाला गया है देखिए, पहले तो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग हिसाब से निकाला गया है। 2.0 फिटमेंट फैक्टर में, 2.15 फिटमेंट फैक्टर में, 2.28 में और 2.57 फिटमेंट फैक्टर में कितना एरियर बनेगा उसका एक आकलन दिया गया है रिपोर्ट में। अब हम अगर पे लेवल 3 की बात करें जो सिपाही के इक्विवेलेंट होता है, पे लेवल 4 जो नायक के इक्विवेलेंट होता है और पे लेवल 5 हवलदार के इक्विवेलेंट होता है, तो ये पेंशन की बात नहीं, सर्विस के दौरान का पेमेंट के ऊपर ये एरियर बनाया गया है। आप देखिए
अगर हम बात करें 2.0 फिटमेंट फैक्टर की तो 4,34,000 रुपए का एरियर बनाया गया है, दिखाया गया है। और वहीं अगर नायक की बात करें तो 5,10,000 रुपए का एरियर दिखाया गया है। साथ ही साथ हवलदार का 5,84,000। उसी हिसाब से 2.15 फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 4,99,000 रुपए एरियर, और साथ ही साथ 5,87,000 रुपए एरियर दिखाया गया है 2.15 नायक के लिए। और हवलदार के लिए वही 6.72 लाख रुपए का एरियर दिखाया गया है। 2.28 फिटमेंट फैक्टर हो तो 5.56 लाख रुपए, और वही नायक का है तो 6.53, और हवलदार का 7.48 लाख तक का एरियर दिखाया गया है। आगे दोस्तों 2.57 फिटमेंट फैक्टर लेकर के सिपाही का 6.81 लाख का एरियर दिखाया गया है, सर्विस के दौरान का है लेकिन 6.81। नायक का 8.01 लाख यानी कि 8,01,000 रुपए, और हवलदार का वही बात करें तो 9,17,000 रुपए तक का भी एरियर दिखाया गया है। क्या यह संभव है? चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है, 26 जनवरी 2026 की ये रिपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं। और यहां पर 8वें पे कमीशन के एरियर को समझाया गया है। एरियर पे आउट दैट लेवल 1 to 5 एम्प्लॉइज कैन गेट अंडर 8 पे कमीशन कैलकुलेशन एट 2.0, 2.15, 2.28 एंड 2.57 फिटमेंट फैक्टर्स। यानी कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को लेकर के पे लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का यहां पर एरियर का कैलकुलेशन किया गया है। पहले तो डिटेल्स में सब कुछ लिखा गया है, और जो बढ़ोतरी है उसको दिखाते हुए आगे एरियर किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसको समझाया गया है, और लाखों रुपए में एरियर निकाला गया है। क्या ये संभव है? आगे उसको भी समझेंगे। देखिए एग्जिस्टिंग जो बेसिक है उसको पहले तो दिखाया गया है कि जो पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 5 तक जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है उसको यहां समझाया गया। और अगर हम फौज की बात करें तो फौज के सिपाही जो लेवल 3 होते हैं उनका एंट्री लेवल ये है 21,700 रुपए मिनिमम बेसिक है। तो इस हिसाब से हम लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 का आंकड़ा हमने समझा। चलिए अब देखते हैं कि इस तरीके से ये जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है ये यहाँ दिखाया गया है। आगे दोस्तों अलग अलग फिटमेंट फैक्टर में उनका पेमेंट बढ़ के कितना हो जाएगा ये दिखाया गया है स्टेप 2 में। देखिए अगर हम 18,000 की बात करें तो 2.0 मल्टीप्लीकेशन से 36,000 हो जाएगा, 2.15 मल्टीप्लीकेशन से 38,700 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकियों का भी आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। इसके आगे दोस्तों हर महीने की बढ़ोतरी कितनी होती है वो दिखाया गया है। स्टेप 3 में हर महीने का इंक्रीज कितना हुआ वो दिखाया गया है। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो जितना बेसिक अभी है उतना ही जो है बढ़ोतरी हो जाएगा हर महीने, वो दिखाया गया। और 2.15 में 20,700, 2.28 में 23,040 और 2.57 अगर मिले तो 28,260 जो है बढ़ा हुआ बढ़ोतरी इतना की हो जाएगी, ये दिखाया गया स्टेप 3 में। अब स्टेप 4 में देखिए अब एरियर का यहाँ पर कैलकुलेशन समझाया गया है। अगर हम लेवल 1 की बात करें तो इनका कहना है कि 2.0 का अगर फिटमेंट फैक्टर मिले और 20 महीने का एरियर इनको मिले तो एरियर 3,60,000 हो जाएगा, ये इनका कहना है। अगर हम फौज के सिपाही के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लेवल 3 में अगर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर मिले तो जो सर्विस में सिपाही है उनको जो है एंट्री लेवल वाला बिल्कुल मिनिमम बेसिक वाले को 4,34,000 रुपए का एरियर मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर इतने में खत्म है ये रिपोर्ट, आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ी कैलकुलेशन को इन्होंने छोड़ दिया है जो इसके साथ होना जरूरी था। ठीक है, यहां तक का कैलकुलेशन एरियर इतना बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो है माइनस किया जाना है और एक छोटा मोटा फैक्टर जो है प्लस होना है, जिसको यहां नहीं दिखाया गया है। अब चलिए सबसे बड़ी बात तो यहां जो फिटमेंट फैक्टर्स दिए गए हैं ये काफी ऊपर वाले फिटमेंट फैक्टर्स हैं। इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना भी एक तरीके से मुश्किल बात है, नंबर 1। अब नंबर 2, जिन 20 महीनों का एरियर निकाला गया है उन 20 महीनों में जो डीए मिलता रहेगा पिछले 7वें पे कमीशन के हिसाब से उन 20 महीनों में डीए तो मिलता रहेगा। तो जब पूरा पेमेंट रिवाइज हो जाएगा तो वो जो डीए एक्स्ट्रा मिला वो डीए को डिडक्शन किया जाएगा, डीए को माइनस किया जाएगा और 8वें पे कमीशन के हिसाब से उन 20 महीनों में जितना भी डीए बनेगा 5%, 7% जितना भी 6 महीने में बनता जाएगा तो वो वाला डीए फिर ऐड होगा। तो जो डीए माइनस होगा 60, 70, 75% तक का जो डीए तब तक बन चुका होगा वो जब माइनस होगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट माइनस हो जाएगा उससे, इस वाला कैलकुलेशन से। और साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत डीए बढ़ेगा उसका प्लस हो जाएगा और वो तो होगा कर्मचारियों का एरियर। अब पेंशनर का एरियर हो जाएगा लगभग उससे आधा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, चलिए अगर 2.0 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है और अगर यहां पर 4,34,000 रुपए अगर एरियर दिखाया गया है
तो डीए को प्लस माइनस अगर हम कर लें तो ये लगभग 3 लाख में आ जाएगा, लगभग 3 लाख में आ जाएगा। और वहीं अगर ये तो कर्मचारी का है, वहीं अगर पेंशनर में कन्वर्ट कर ले तो उसका आधा यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए, तो वो एरियर बनेगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 1 जनवरी 2026 से एरियर दिया जाता है और 20 महीने या 24 महीने बाद दिया जाता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का एरियर एक सिपाही का, पेंशनर का बन सकता है, अगर अच्छा खासा 2.0 तक का फिटमेंट फैक्टर मिले तो। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पीएओआर के दोहरे नियम का पोस्टमार्टम और पर्दाफाश। दोस्तों पीएओआर के दोहरे नियम का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है बहुत सारे पेंशनर्स के पैसे पीएओआर में फंसे हुए हैं सालों से, किसी को 10 साल बाद मिल रहा है, किसी को 5 साल बाद मिल रहा है, कई सारे पैसे, जैसे आपका ट्रांसफर ग्रांट मिलना था नहीं मिला, आज आपने क्लेम किया तो अभी भुगतान कर दिया गया, किसी को तो छठे पे कमीशन का पैसा ही नहीं दिया गया जो कि 2009 में 10 में दिया जाना चाहिए था, वो आज के डेट में दे रहे हैं। कई बारी ऐसे केसेस देखे गए, फील्ड अलाउंस के पैसे, लगेज क्लेम के पैसे जो सालों बाद पेंशनर को मिल रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में पेंशनर जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे में जब ग्रीवेंस डाला जाता है, जब केस टेकअप किया जाता है, तब जाकर के भुगतान कर देती है पीओआर, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट का नाम का एक पैसा भी नहीं देती है। लेकिन वैसे में अगर आपका कोई पैसा मान लीजिए पुराने समय में काटा जाना था, नहीं काटा गया, बाद में काटा जाता है, तो तब से लेकर अब तक का उन्होंने इंटरेस्ट भी काटना ही काटना है। कहीं ना कहीं ये दोहरा नियम है और इसी नियम का हमें विरोध करना पड़ेगा। इसके ऊपर नए नियम बनाने की जरूरत है। अगर पेंशनर्स का आप काटते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो पेंशनर को जब आप देरी से देते हैं तो वो भी इंटरेस्ट के साथ दिया जाए। इसको लेकर के एक लेटर है पीओआर का, पहले उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप पीओआर का लेटर देख पा रहे हैं जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है। 22 जनवरी 2026 का ये लेटर है, आप देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में किस तरीके से पीओआर का दोहरा रवैया सामने आ रहा है, दोहरा नियम अपनाते हुए किस तरीके से पेंशनर से जो है पैसे वसूले जाते हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इन रेस्पॉन्स टू योर ग्रीवेंस बियरिंग डीओपीपीडब्ल्यू, यानी कि उनका सीपीग्राम्स का ग्रीवेंस का रिस्पॉन्स देते हुए उनको कहा गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट you had withdrawn a sum of rupees 30,000 from your fund account in the month of November 2022। यानी कि आपका ग्रीवेंस के संदर्भ में आपको यह बताया जाता है कि नवंबर 2022 में आपने अपने प्रोविडेंट फंड से यानी कि एएफपीपी फंड से 30,000 रुपए विड्रॉ किए थे। However, the same was not debited from your fund account, यानी कि लेकिन उसको जो है आपका फंड अकाउंट से, आपका एएफपीपी फंड से डेबिट नहीं किया गया था। देखिए आगे क्या लिखा है, हेंस एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,25,954 रुपए, देखिए, हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एट द टाइम ऑफ एफएसए, यानी कि उनका 30,000 रुपए जो प्रोविडेंट फंड से काटना था पीएओआर ने खुद नहीं काटा 2002 में, और 2021 में जाकर के उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है, 1,25,954। और उसका देखिए जस्टिफिकेशन क्या दिया है, रुपीज 30,000 ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ एपीपी फंड प्लस रुपीज 95,954 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम नवंबर 2002 टू अक्टूबर 2021 ऑन विड्रॉल अमाउंट। यानी कि आप देखिए 2002 में उनको एपी फंड दिया 30,000 रुपए, पेंशनर ने, उस टाइम में वो कर्मचारी थे, फौज में थे, ले लिया पैसा, उनका डेबिट नहीं किया गया। डेबिट करना पीओआर का काम था, पेंशनर का काम नहीं है। लेकिन उसको जा करके 2021 में जब वो रिटायर हो रहे थे अक्टूबर में, तब जाकर के डेबिट किया। और डेबिट कैसे किया, 30,000 के साथ 95,954 रुपए इंटरेस्ट लगा करके। तो आप सबने देखा दोस्तों, प्रोविडेंट फंड का पैसा, एपी फंड का पैसा जो 2002 में काटा जाना था नहीं काटा, 2021 में काटा, और उसके ऊपर पूरा ब्याज भी काट लिया। जैसे कि पेंशनर ने खुद वो अपने पॉकेट से देना था, नहीं दिया, इसलिए पेंशनर की गलती की वजह से मानो उनके ऊपर ये पेनल्टी लगा दिया, जबकि उसमें कर्मचारी या पेंशनर की कोई गलती नहीं है। जब उन्होंने प्रोविडेंट फंड लिया तो उसको डिडक्ट करने का काम पीएओआर का ही था, 2002 में नहीं किया। अब उस गलती, अपने गलती को जो है पेंशनर के ऊपर थोप दिया और उनके ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट का बोझ डाल दिया। तो ये दोहरा नियम है, दोहरा रवैया है, इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। या तो इंटरेस्ट पेंशनर्स को भी मिले, या तो ये जो इंटरेस्ट उनके ऊपर लगाया गया वो ना लगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आपकी क्या राय है कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।